बहुत ज़्यादा इस मिशन सुल्तान जहाँ के तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। जो भी मिलता है उससे पढ़ने के मुतालिक सबसे पहले सवाल करती हूँ। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करने की कोशिश करती हूँ और तालीम की अहमियत बताती हूँ कि भाई तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं पढ़ोगे तो आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और ख़ासतौर से लेडीज़, असल मसला ये है कि मुसलमान जो है वो ज़्यादातर तबका जो है वो गरीब है। ख़वातीन को, माँ बाप को अपने बच्चों की तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ख़ासतौर से लड़कियों की तरफ। जब लड़कियां पढ़ जाएंगी तो अपनी आगे नस्ल को भी पढ़ाएंगी। इसलिए लड़कियों को सिर्फ खाना पकाना ये सब सिखाने के साथ ही कम से कम 10वां 12वां तो करा दें ताकि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। हमारे भोपाल की मिसाल है, नवाब सुल्तान जहाँ बेगम 2 साल चांसलर रहीं। वो फरमा रवा थी, वो मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करती थी, वो बुर्का ओढ़ती थी और ऐसा वाला यूँ वाला, उसके बाद ऊपर से नकाब लगाती थी, उसमें आंखें बनी हुई होती थी, गोल टोपी वाला बुर्का जैसा दिल्ली में चलता है। और हाथों में दस्ताने पहनती थी, मर्दों से हाथ मिलाती थी। उन्होंने कितने साल हुकूमत की? तो 1901 से लेके 1926 तक 26 साल हुकूमत की, वो बुर्का ओढ़ के की। वो उसके बाद जब वो बूढ़ी हो गई तब उन्होंने अपना चेहरा खोला, बुर्का फिर भी पहने रहती थी। क्यों साहब, भोपाल कितना तरक्की कर गया ये आप किताबों में पढ़िए, तारीख में पढ़िए। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और इस वक्त मैं निज़ामुद्दीन वेस्ट नई दिल्ली में, जहाँ पे गालिब का भी मज़ार है, निज़ामुद्दीन औलिया का भी यहाँ पे मज़ार है, मैं वहीं पे हूँ। और मेरे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत बात करने के लिए तैयार हैं। आप जब इनकी खिदमात के बारे में जानेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने उर्दू अदब और तारीख़ और सकाफ़त के लिए कितना काम किया है। बस अगर मैं एक जुमले में अपनी बात पूरी करना चाहूँ तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने पढ़ने लिखने और उर्दू की खिदमत में उन्होंने वक्फ कर दिया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रज़िया हामिद की, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अलीगढ़ तहरीक, सर सैयद और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से उन्होंने एक खुसूसी शुमारा जो है उन्होंने अभी इसको शाया किया है और उसकी ये मुदीरा हैं। और इसमें सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ तहरीक और उस ज़माने में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चलते थे और मुसलमानों की जो पसमानदगी, जो तालीमी और जो भी सकाफती मामले थे, जो अंग्रेज़ों के दौर के बाद जो एक तनज़्ज़ुली का दौर देखा गया था मुसलमानों के दौरान, और सर सैयद ने जो भी खिदमत तालीम के लिए उन्होंने अदा किया, इन सारे चीज़ों को लेके इन्होंने एक पूरा एक कंपाइलेशन इन्होंने किया है। और इसमें आपको दर्जनों मज़ामीन जो हैं सर सैयद के ऊपर मिल जाएंगे। और इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि इन्होंने कुछ नए मज़ामीन भी लिए हैं सर सैयद और उनकी तहरीक के ऊपर में। लेकिन इसके अलावा जो पुराने अखबारात, मुजल्ले और जरीदे में जो मज़ामीन छपे हुए थे उनको भी इन्होंने शाया किया है। और सर सैयद अहमद खां की जो यौम पैदाइश है, इसके 200 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस मौके पे भी ये जो आपका ये खुसूसी जो शुमारा जो आया है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी पढ़ाई अरबी में की है। पीएचडी इन्होंने अरबी में भोपाल से की और उसके बाद इन्होंने जामिया से भी उर्दू की तालीम हासिल की और 1980 में दिल्ली आ गई। और तब से इन्होंने एक मैगजीन जो है फ़िक्रो आगही के नाम से इन्होंने उसको मुरतब करना शुरू किया। और बाद में चल के इन्होंने ये तय किया कि वो जो उर्दू का जो मैगजीन है फ़िक्रो आगही, उसको उन्होंने एक खुसूसी शुमारे में बदल दिया। और इस तरह से उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले दिखाया कि बशीर बद्र के ऊपर इन्होंने 1980 में एक शुमारा निकाला था। उसके अलावा उन्होंने भोपाल के ऊपर पर भी, आप देखिए यहाँ पे इनकी कितने अलीगढ़ पे, जी ये अलीगढ़ के ऊपर है ये भोपाल। और यहाँ पे देखिए ये इन्होंने भोपाल के ऊपर भी एक खुसूसी शुमारा जो है पीछे मतलब कुछ साल पहले निकाला है। और इस काम की अहमियत को देखते हुए इन्होंने खुद से हिंदी में भी भोपाल दर्पण के नाम से इन्होंने इसका तर्जुमा किया है।
और इसके अलावा इन्होंने मुझे दिखाया कि ये मेरा थीसिस है। जी 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 नवाब सिद्दीक हसन खान साहब के ऊपर इनकी जो पीएचडी है ये भी हमने देखा। ये मेरे मज़ामीन है। जी जी देखिए ये इनके जो मज़ामीन है मताए कलम, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी मज़ामीन है जी, इसमें भी आसार हरफ जो है ये भी आप इनको देख सकते हैं। ये मज़ामीन है इन पे, शाहजहां बेगम पे। जी जी, और नवाब शाहजहां बेगम के ऊपर भी इनकी किताबें हैं। सरमाया फिक्रो नजर ये भी इनकी किताब है। और आप देखिए ये ओल्ड बॉयज की यादें हैं। जी 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 ये अलीगढ़ की यादें जो हैं इसके ऊपर भी रुदादे चमन जो है उसके ऊपर भी इन्होंने एक किताब उन्होंने ये सर सैयद के 200 साला जश्न। जी जी ये 200 साला जो जश्न हुआ सर सैयद के ऊपर ये भी किताब इन्होंने लिखी है। ये तो दूसरी किताब है, मेरा अपना पब्लिकेशन है। जी 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 ये 3 किताबें मैंने अलग से छापी। जी 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 और इसके अलावा ये इनका पब्लिकेशन भी है जिससे 3 बहुत ही हम मोमिन खान मोमिन की किताब शख्सियत और शायरी, उसके बाद बरकतुल्लाह भोपाली साहब के ऊपर भी किताब है। भोपाल भोपाल का। और यह डॉक्टर सलीम हामिद रिजवी उर्दू अदब की तरक्की में भोपाल का हिस्सा, इसके ऊपर भी किताबें हैं। तो ये इन सारी किताबों को देखकर मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि हम जैसे लोग जो नौजवान लोग हैं वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितने कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने काम किया है। और एक सियाक है आपसे बात करने का कि उर्दू सहाफत का 200 साला सफर जो है इस साल पूरा हुआ। पहला उर्दू का अखबार जामे जहानुमा 1822 में शाया हुआ कलकत्ते से, और अभी 2022 है। इस मौके पर भी हमें बात करने का इरादा था कि जो भी उर्दू में जो बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे हैं उर्दू अदब के लिए उनसे भी हम बात करें। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शरह खवानदगी जो है, जो लिटरेसी रेट है, वो भारत में ऐसे भी कम है, मुसलमानों में और भी कम है, और मुस्लिम जो खवातीन है उसमें और भी कम है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सबसे ज़्यादा शरह खवानदगी जो है वो मुसलमान जो औरतें होंगी उनमें कम होंगी, या फिर दलित या आदिवासी समाज में होगी कम। इस सारी रुकावटों को, इस सारी कमजोरियों को, इस सारी मजबूरियों को बिल्कुल तर्क करते हुए इन्होंने ऐसा काम किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में कुछ पहले हमारे जो दोस्त हैं उनको बताइए। जी 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 मैं भोपाल के रहने वाली हूँ। मेरे वालिद साहब जो थे वो नवाब हमीदुल्लाह खां के सेक्रेटरी थे। जी उसके बाद उन्होंने नवाब पटौदी तक काम किया। 60 साल सर्विस की मेरे वालिद ने। जी जी तो उन्हें सुल्तान जहां का मिशन जो था औरतों को तालीम दिलाना, वो उससे बहुत मुतासिर थे। हम 5 बहनें और 1 भाई हैं। हम सब किसी अलग अलग सब्जेक्ट में पीएचडी हैं। जी मेरे भाई जो हैं वो केमिस्ट्री में पीएचडी हैं। मुझसे छोटी बहन जो है वो जूलॉजी में पीएचडी हैं। उनसे छोटी बहन ने जो डॉक्टर बशीर भट्ट की मिसेज हैं उन्होंने होम्योपैथिक में डॉक्टरेट की, उसके बाद उर्दू में पीएचडी किया पीएमए करने के बाद। और उससे छोटी बहन जो है वो रफत सुल्तान, उन्होंने अरबी में पीएचडी किया और मौलाना अबुल हसन अली नदवी पे किताब लिखी है। जी जी सबसे छोटी बहन जो है उन्होंने अतिया सुल्तान, उन्होंने रफत सरोज साहब पर पीएचडी किया है। इस तरह हम सब बहन भाई जो हैं वो पूरे खानदान में सब पीएचडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मिसाली खानदान है, हमारा घराना है। तो ये एक चीज बताइए, तालीम को लेके आपके खानदान में इतना ज्यादा बेदारी देखी जा रही है, लेकिन जो दीगर मुसलमान लोग हैं उनके यहाँ तालीम को लेके जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होती है इस चीज? जी होती है बहुत। मैं बहुत ज्यादा इस मिशन सुल्तान जहां के तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। जो भी मिलता है उससे पढ़ने के मुताल्लिक सबसे पहले सवाल करती हूँ। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद करने की कोशिश करती हूँ और तालीम की अहमियत बताती हूँ कि भाई तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं पढ़ोगे तो आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और ख़ासतौर से लेडीज़। असल मसला ये है कि मुसलमान जो है वो ज़्यादातर तबका जो है वो गरीब है जी। और तालीम के लिए आजकल इतनी तालीम इतनी महंगी हो गई है, उसके लिए ज़रे कसीर तो चाहिए जी। तो मैं कहती हूँ भाई कम से कम 10वां पास कर लो, उसके बाद गवर्नमेंट के जो मराहत हैं, जो गवर्नमेंट स्टूडेंट को, लोगों को कह रही है कि ये स्कीम है हमारी, ये स्कीम है, उससे फ़ायदा उठाओ। मगर जब आप 10वां ही नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे गवर्नमेंट की मदद कैसे हासिल कर सकते हैं? जी।
तो मैं उन सब लोगों को ये सलाह देती हूँ। ये औरतों की तालीम को लेके मुस्लिम समाज में जिस तरह से काम होना चाहिए था, क्या उस तरह से हो रहा है? आपको क्या लगता है? जी नहीं, उस तरह से नहीं हो रहा। मेरे भाई जो हैं डॉक्टर सैयद इफ्तिखार अली, वो भोपाल में एक वो है मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट, MHK कहलाता है, उसके डायरेक्टर हैं। वो औरतों वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ट्रेड की, उसमें औरतों को भी वो कंप्यूटर और खाना पकाना, सिलाई और सब सिखाते हैं। तो वहाँ पे काफी काम हो रहा है। उसके अलावा भी कई तंजीमें भोपाल में ऐसी हैं जो औरतों को फरोग दे रही हैं, औरतों को सहारा दे रही हैं कि तुम ये करो तो तुम अपने बच्चों को तो पढ़ा सकती हो, अपनी बेटियों को तो पढ़ा सकती हो। तो असल मसला अच्छा, कुछ आपके तजवीज़ात हैं जिसको लेके काम होना चाहिए, खासकर जो वीमेन एजुकेशन को लेके कुछ आपके प्रपोजल्स हैं, तो वो बताइए क्या होना चाहिए और मजीद काम? जी असल मतलब माँ बाप को तैयार करना है। जब हम रोटी अपने बच्चों को खिला सकते हैं तो हम पढ़ा भी सकते हैं। जब वो खाने को ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे? तो कहते हैं भाई ये 2-4 काम कर लेगा, 2 पैसे ले आएगा तो हम खा लेंगे, इसी को खिला देंगे। हम रूखी रोटी खा लेंगे, उसको ताज़ी रोटी खिला देंगे, मगर मकसद तो वही है। इसलिए मुसलमानों को अपनी तालीम की तरफ तवज्जो देने के साथ ही अपना कोई ऐसे ज़राए ढूंढना चाहिए जिससे उनकी आमदनी हो, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ऐसी तंजीमें सामने आना चाहिए जो उन बच्चों को तालीम के लिए फ़रोग दें, उनको वज़ाइफ दें। भोपाल में एक तंजीम है मीकैप कहलाती है, उसके सेक्रेटरी हैं ज़फ़र हसन खान। वो लोगों को वजीफ़े, बच्चों को वजीफ़े देते हैं। जो बच्चे क्लास में अपने बोर्ड में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, उनको इनामात देते हैं, उनके बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। वहाँ बहुत से बच्चे इससे तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर लड़कियां फिर भी पीछे हैं। अच्छा, मिली तंजीम के बारे में कोई पैगाम है आपका? तो उनको भी उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे ख़वातीन की तालीम के लिए? तीन को माँ बाप को अपने बच्चों की तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ख़ासतौर से लड़कियों की तरफ। जब लड़कियां पढ़ जाएंगी तो अपनी आगे नस्ल को भी पढ़ाएंगी। इसलिए लड़कियों को सिर्फ खाना पकाना ये सब सिखाने के साथ ही कम से कम 10वां 12वां तो करा दें, ताकि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। और आजकल जो है तालीम माँ के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि स्कूल की तालीम के साथ ही ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं वो। तो जब खुद ही तालीम नहीं दिलाएंगे तो ट्यूशन कहाँ से पढ़ाएंगे? तो हम तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों की तालीम पढ़ने में मदद कर सकेंगे। इसलिए लड़कियों की तालीम तो बहुत ही ज़रूरी है और उसको देना चाहिए, कम से कम 12वां तो करा। अच्छा, दिल्ली और भोपाल के माहौल में कुछ आपको फ़र्क दिखता है तालीम के हवाले से? तालीम के बारे में भोपाल की लड़कियां मेरा ख्याल में दिल्ली से आगे। जी, दिल्ली क्यों? ऐसा क्योंकि वो सुल्तान जहां का शहर है, सुल्तान जहां की रियासत है। सुल्तान जहां ने कोशिश की कि औरतों में खुदएतमादी पैदा हो, वो मर्दों की दस्त नगर रह के ना रहें। शुरू से ही वहाँ पे ऐसे स्कूल खोले गए जो लोगों को, लड़कियों को ये कहते थे कि तुम खुद कमाना सीखो। अगर तुम्हारे शोहर बीमार हैं, तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया, तो तुम किसी के सामने हाथ ना फैला सको, खुद कमाओ खाओ, तुम काम करो, हम तुम्हारी चीजें बेचेंगे। उन्होंने मीना बाजार बनाया था औरतों के लिए, जहाँ औरतें अपनी बनाई हुई चीजें बेचती थी और औरतें ही खरीदती थी। तो उस तरह के आपको लगता है कि रोशन ख्याल जो शख्सियत थी उसका फुकदान दिल्ली में है? जी जी, औरतें भोपाल की ख्वातीन जो है वो ज्यादा खुद एतमाद है, मेरा ख्याल है। दिल्ली की ख्वातीन में, माफ करें दिल्ली की ख्वातीन नहीं, आप अपनी राय रखिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दिल्ली वाले को बुरा कह रहे हैं। जी, क्योंकि भाई ये तो मैं तकाबली मुताला नहीं करना चाहती, न मेरा तब हो गए, मगर मेरा ये ख्याल है कि भोपाल के ख्वातीन में खुद एतमादी ज्यादा है। क्योंकि सुल्तान जहां ने मुस्तकिल ये जोर दिया इस बात पे कि औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा तालीम याफ्ता हों और खुद उनमें एतमादी पैदा हो, किसी की अपने मर्द की दस्ते नगर न रहें कि मेरा शौहर कमाएगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। नहीं, वो शौहर भी कमाए, तुम भी कमाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, घर में बैठ के कमाओ, बाहर मत निकलो घर से, मगर कुछ करो तो। अच्छा, 1980 की दहाई से ही एक तरह से आप मैगजीन जो हैं उसकी तरतीब और उसकी एडिटिंग करनी आपने शुरू कर दी। तो ये आपको कहाँ से इसका मतलब जज्बा कैसे पैदा हुआ आपके अंदर में कि एक मैगजीन निकालनी चाहिए? और वो भी मैगजीन एक औरत निकाले तो कितनी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है
वो मर्दों वाला समाज है, लोग कहेंगे कौन से आप मुश्किल में और कौन सा आपने मुसीबत पाल ली। जी मैंने जब जामिया से एमए किया जी तो मेरे बच्चे सब स्कूल चल जाते थे और मैं भोपाल में मुश्तरका खानदान में रहती थी। जी तो अब अकेली मैं क्या करूं घर में, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने मैगजीन रजिस्टर्ड कराया, दिल्ली से रजिस्टर्ड है मेरा मैगजीन, जी 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 और यहाँ से उसको निकालना शुरू किया। जी एक कुछ लोग और मेरे साथ आ गए मेरी मदद करने के लिए, और उन सब ने पैसा लगाया इसमें, हमने भी लगाया। फिर वो जब देखा उन्होंने कि ये आम शुमारा बिकता नहीं है। एडिटिंग और ये सब जो बाकी की जिम्मेदारी होती थी तो आप करती थी या स्टाफ आमिला भी था आपके पास? जी अब मुझे तो ये है कि मैं धुन की पक्की हूँ। अच्छा, धुन की पक्की है। जो धुन लग गई ये काम करना है तो वो करना है, जी तो वो करते रही। मेरे शौहर कमाते थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि नहीं नहीं तुम काम करो, मैं जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो हमने किया। फिर उसके बाद हमने इश्तहार ढूंढे, लोगों से इश्तहार लेने जाते थे, कोई देता था कोई मना कर देता था। तो इस इश्तहार के बेस पे मेरा काम ज़्यादा आगे बढ़ा, मेरी अपनी जेब से भी लगा, मगर मैं करती रही। जी जी। तो आप अरबी जबान जानती हैं, उर्दू जानती हैं, हिंदी में आपने तो खुद से तर्जुमा, भोपाल की किताब जो है भोपाल दर्पण आपने, दर्पण, अंग्रेजी भी जानती हैं और फारसी भी जानती हैं? फारसी भी पढ़ी है मैंने, अरबी भी पढ़ी है, मगर कमांड नहीं है उन जबान पे कि बोल सकूं। ओके, कमांड आपकी अरबी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी पे? जी, 3-4 जबानें जानती हूँ, फारसी भी जानती हूँ, थोड़ा बहुत अटक अटक के मतलब निकाल लेती हूँ। जी। तो वो इसको आपको नहीं लगता है संभालना बहुत ही मुश्किल होता है? जी। मेरे फारसी से ज्यादा दिलचस्पी है, मैं चाहती थी कि मैं फारसी में कोई डिप्लोमा करूं। अब जहाँ जाती हूँ जिससे कहती हूँ, कहते हैं आप एमए कर लो, तो मैंने कहा नहीं भाई, एमए करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, मैं तो सिर्फ उस जबान को थोड़ी बहुत उसकी बारीकियों को समझना चाहती हूँ। अच्छा, आपने खुसूसी शुमारा निकालना शुरू किया तो उसका आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया कि खुसूसी शुमारा निकले, इसके बारे में? मैंने देखा कि लखनऊ, कराची, लाहौर से एक नकूश रिसाला निकलता था। जी 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 जी। वो अक्सर मैंने पढ़ने में आया जी। तो मैंने उस नकूश को सामने रख के जी सोचा कि कुछ निकाला जाए। हिंदुस्तान से भी निकलते थे खुसूसी शुमारे जी। तो सबसे पहले मैंने बशीर बद्र नंबर निकाला था 1988 में। तो इसके बारे में कुछ बताइए, बशीर बद्र के ऊपर ही आपने क्यों निकाला 1988 में, 88 में? तो आपने जो शुमारा निकाला तो उनका ही ख्याल क्यों आया, ये बताइए। इसमें ज्यादातर मज़ामीन जो हैं बशीर बद्र के नए हैं जी, और मैंने उसको, ये इसका दूसरा इशू है जी, मतलब एक दफा छप गया था, फिर दोबारा दूसरा एडिशन जी जी। तो गालिब एकेडमी में फंक्शन किया था मैंने, उसमें अनीस खुदाई आई थी जी जी, और डॉक्टर प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की सदारत थी जी। इसमें ज्यादातर मजमून जो है बशीर बद्र पे। ये अगर आप बशीर बद्र की शायरी में और उनकी शख्सियत पे अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो ये बहुत ही अहम माखज़ है। आपको बहुत सारे मज़ामीन जो है तनकीदी मज़ामीन इसमें मिल जाएंगे। बशीर बद्र की गज़ल का आहंग, नई तख्लीकात का बशर, बशीर बद्र का शेरी सफ़र, आज़ादी के बाद की गज़ल का तनकीदी मुताला, शाम के बाद बच्चों से कैसे मिले, ज़िंदगी की धूप और एहसास के फूलों का शायर, इस्तेहाद से एतबार तक। तो इस तरह के बहुत सारे मज़ामीन इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो वो बताइए, जो आपने तकरीब की थी तो उसमें गोपीचंद नारंग आए थे, और क्या क्या हुआ था जी? इसमें मैंने कहीं से बाहर से रिसाले में जी मज़ामीन नहीं दिए, इसमें ज्यादातर मज़ामीन नए, इधर रख लें जी 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 जी। इसमें ज्यादातर। और आप बशीर बद्र की शख्सियत पे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए जी। बशीर बद्र उर्दू बदल के जदीद शायरों में शुमार होते हैं जी, और उनके अशार जो हैं वो अवाम में इस कदर मकबूल हैं कि वो मस्जिद से लेकर पार्लियामेंट तक सुनाई देते हैं जी जी। उलमा भी पढ़ते हैं, ब्राह्मण पंडित भी पढ़ते हैं, और हमारे सदर जमहूरिया भी पढ़ते हैं। इस तरह से उनके अशार बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और वो खुद भी बहुत अच्छे और आम फहम ज़बान में शायरी करते थे। अब आजकल बहुत बीमार हैं, और आपको सुन के खुशी होगी कि वो मेरी छोटी बहन से उनसे मंसूब हैं। बशीर बद्र, राहत बद्र उनका नाम है, और बशीर बद्र आजकल बीमार हैं, वो अब ज़्यादा बोल नहीं सकते। जब आप उनका शेर पढ़ो तो वो मुस्कुरा देते हैं जी जी। लोग आते हैं उनसे मिलने जी जी जी। अच्छा, इनकी दूसरी जो बहुत ही अहम तख्लीक है वो ये है कि भोपाल के ऊपर
इन्होंने एक खुसूसी शुमारा निकाला था, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, और फिर बाद में ये काम इतना सराहा गया, इसकी इतनी पजीराई हुई कि इन्होंने खुद से हिंदी में भी इसका तर्जुमा किया, जिसका नाम भोपाल दर्पण है। तो ये भोपाल से आपका जो जुड़ाव है, मुझे लगता है कि ये बहुत अहम किरदार अदा किया इस शुमारे कला ने। मैं भोपाल से हूँ और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के हैं, उन्होंने इस पे ये रिलीज किया था। ये देखिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐवान सदर में रिलीज हुई थी किताब जी, भोपाल नंबर जी, शंकर दयाल शर्मा ने रिलीज किया था जी। और वो खुद भोपाल के थे। मेरे वालिद के बड़े भाई के क्लास फेलो थे, इसलिए हम लोग उनके पास अक्सर जाते रहते थे जी जी। तो उस और कुछ बताइए, भोपाल से जुड़ी कुछ आपकी कुछ और यादें जी। भोपाल से जुड़ी एक किताब और मैंने अभी छापी थी जी, इसका नाम है नदरे भोपाल जी। ये मुख्तलिफ शायरों के नज़में हैं भोपाल के मुताल्लिक, और कुछ इसमें नसर भी है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन भी भोपाल में रहे, उन्होंने बहुत तारीफ की है। इकबाल 5 दफ़ा भोपाल आए हैं और भोपाल में रहे हैं। इकबाल को भोपाल ने वजीफा दिया है। नवाब हमीदुल्लाह खान के बहुत मुतक़िद थे जी, जी। और सर्रास मसूद जो सर सैयद के पोते थे, वो भोपाल में वजीर तालीम थे जी। भोपाल का एक अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने गालिब के ऊपर मुकदमा लिखा है, भोपाल से नुस्खा हमीदिया, उस पे उन्होंने कहा है जी कि 3 चीज़ें बहुत अहम है। मुझे जुमला उसका पूरा याद नहीं आ रहा जी। एक वेद और दूसरे गालिब का कलाम, इस तरह का कुछ उन्होंने गालिब को वेद से ज़्यादा बराबर बताया है जी। ये बताइए, नवाब सिद्दीक हसन खान के ऊपर जो आपकी किताब है, उसके बारे में कुछ बताइए जी। मैंने अरबी में PhD किया था, और नवाब सिद्दीक हसन खान जो हैं वो भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम के शौहर थे और बहुत बड़े अरबी के स्कॉलर थे। उनके ऊपर मैंने PhD किया और उसको उर्दू में किताब मैंने लिख के छपवाई है, नवाब सिद्दीक हसन खान से नाम थे। और मुझे खुशी है कि उस किताब की आज तक मांग है। ये किताब छपी थी मेरी 1882 में छपी थी गालिबन ये जी। ये 82 में छपी थी, उसके बाद 94 में मैंने दोबारा छपवाई थी। 2 एडिशन छप गए इसके, और लोग अब भी मांगते हैं। अब मेरे पास 2-4 किताबें बची हुई हैं। अच्छा, ये जो किताब है आपकी, डॉक्टर सलीम हामिद रिजवी साहब, उर्दू अदब की तरक्की में भोपाल का हिस्सा, इसके बारे में कुछ बताइए जी। ये डॉक्टर सलीम हामिद रिजवी साहब जो थे, ये मेरे रिश्ते के नाना होते थे। इन्होंने भोपाल के ऊपर PhD किया था, उर्दू अदब की तरक्की में भोपाल का हिस्सा, इलाहाबाद से। इन्होंने नहीं, इलाहाबाद से नहीं, सॉरी, आगरा यूनिवर्सिटी से। उस वक्त भोपाल यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। तो इन्होंने वो भोपाल के में उर्दू की जो तरक्की हुई है जिस तरह से, वो बताया है। और ख़ास तौर से इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि भोपाल में उर्दू दिल्ली में की उर्दू से ज़्यादा कदीम है। भोपाल की उर्दू दिल्ली से की उर्दू से ज़्यादा कदीम है। जब वली दक्कनी दिल्ली आए थे, उस वक्त भोपाल में बामुहावरा उर्दू बोली और लिखी जा रही थी। ये भोपाल की एक ख़ास खुसूसियत है। अच्छा, आप अलीगढ़ को लेके जो आपकी जो किताब है, रुदादे चमन जो है, यहाँ पे देखिए अलीगढ़ की यादें, तो ये क्या अलीगढ़ की यादें से क्या आपका मुराद है, इसके बारे में जरा रोशनी। मैंने सबसे पहले अलीगढ़ नंबर निकाला था। ये है मेरे पास है जी। एक और होगा पुराना सा जी, ये वाला नहीं, एक और होगा। अच्छा ठीक है, वो यहीं पे है जी जी ये जी जी जी। मैंने ये अलीगढ़ नंबर निकाला था उस किताब को 2000 आपने इतनी किताबें लिखी है कि हमसे समझ नहीं रही है। 2000 में ये मैंने मैगजीन निकाला था, जिसको अलीगढ़ वाले कहते हैं कि ये इंसाइक्लोपीडिया है अलीगढ़ का जी। उसके बाद मैं भोपाल चली गई थी। मेरे शौहर जो थे वो सीनियर DDM थे BHL में, यहाँ रिटायर हो गए, तो हम लोग भोपाल चले गए। भोपाल से मैंने अलीगढ़ रुदादे चमन निकाला। रुदादे चमन है वो अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ की यादें। इसमें लतीफ़े भी हैं, उस्ताद की तारीफ़ें भी हैं, वहाँ की तरबियत और तहज़ीब भी है, और किस तरह से सर सैयद ने अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी बनाया और अंग्रेज़ों ने उनकी कैसी मदद की।
उनके साथ हिंदू महाराजा वगैरह भी सब शामिल थे, जिन्होंने मुसलमानों की तालीम में फ़रोग देने में सर सैयद का हाथ बटाया। ये सब इस पे रूदाद चमन में है। अच्छा जी, ये एक बात बताइए आप, सर सैयद को लेके कम से कम मैंने 3 किताबें आपकी देख ली, तो इतना सर सैयद की शख्सियत से आपको लगाव क्यों, ये बताइए। सर सैयद की शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हूँ। उन्होंने इन हालात में तालीम को फ़रोग दिया जब तालीम का जवाल हो रहा था, मुसलमान पस्ती में चले गए थे। अंग्रेजों ने समझा था कि मुसलमानों से हमने हुकूमत छीनी है, इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा दबाव, उनमें कत्ल गारत, गरीबी हुई, बहुत कुछ हुआ। सबसे पहला सहाफ़ी मोहम्मद बाकर जो अखबार निकालता था, उसको तोप के दहाने पे बांध के उड़ा दिया। तो अखबार हो, रिसाला हो, किताबें हो, मदरसे हों, ये सब अंग्रेज़ों को मुसलमानों का पसंद नहीं था। और हकीम अजमल खां और सदरुद्दीन आजुर्दा, ख़ासतौर से सदरुद्दीन आजुर्दा जो गालिब के हम उम्र थे, उनका कुतुब खाना जला दिया था अंग्रेज़ों ने। दिल्ली में फसाद बर्पा हो गया था। गालिब के खतूत पढ़ो तो मालूम होता है कि दिल्ली में क्या क्या हुआ था। गालिब ने बहुत ही दर्दमंदी से जिक्र किया है उसका। तो अच्छा, उस वक्त सर सैयद ने मुसलमानों की तालीम पे जोर दिया और उन्होंने ऐसा इलाका चुना जहाँ मुसलमानों को, बच्चों को रख के तालीम दी जाए और किसी तफरीह वगैरह में न पढ़े हो, इसलिए अलीगढ़ का इंतखाब किया। आज भी अलीगढ़ ऐसा है कि उसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी है, कोई तालीम, कोई वो नहीं है, खेल तमाशे की चीज़ें कि बच्चे पढ़ने से फारिग हो जाएं, और उन्होंने तरबियत पे ज़्यादा जोर दिया। तो अलीगढ़ का तालिब इल्म कहीं भी हो, उसको देख के मालूम हो जाता है कि अलीगढ़ का तालिब इल्म है। और उसमें इनमें इतनी मोहब्बत पैदा कर दी तरबियत से कि वो जैसे सगे बहन भाई कहीं भी अलीग मिल जाएं, वो एक दूसरे से इस तरह मिलते हैं जैसे कि वो एक ही माँ बाप के औलाद हैं। ये सर सैयद की एक ख़ास खुसूसियत थी। तो मैंने सबसे पहले अलीगढ़ नंबर निकाला। अच्छा, एक बात और, नवाब हमीदुल्लाह खां अलीगढ़ के तरबियत याफ्ता थे। नवाब सुल्तान जहां बेगम अलीगढ़ की 2 दफ़ा चांसलर रही थी। नवाब हमीदुल्लाह चांसलर रहे थे, तो इसलिए भोपाल में अलीगढ़ का ज़्यादा जोर था। भोपाल के बहुत से तालिब इल्म अलीगढ़ जाके उन्होंने तालीम हासिल की। और मेरे वाले साहब, क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह खां के सेक्रेटरी थे, तो वो जिक्र होता रहता था, और ऐसे चलो, ऐसे बैठो, ऐसे बात करो, इस तरह से मिलो। मतलब जो तरबियत सर सैयद ने देना शुरू की थी, वो हमारी अपनी तरबियत थी, मगर उसका असर हमारे पास दूसरी तरफ से भी आ रहा था। तो हम सब उससे बहुत मुतासर थे। फिर मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर अलीग थे। मेरे ससुराल में कई लोग अलीग थे। मेरे ससुराल में 15-20 लोग जो तो हैं वो डॉक्टर हैं, और कुछ इंजीनियर्स हैं, वो ज़्यादातर उसमें अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं। ने इसलिए सर सैयद जब 200 साला जश्न हो रहा था सर सैयद का, तो मैंने फिर सर सैयद पे किताब निकाली। ये कहाँ गई है आपकी किताबों में? ये जी जी, ये सर सैयद पे जी। ये सर सैयद पे 200 साला जश्न के ऊपर रिलीज हुई थी, और उन्होंने तारिक मंसूर साहब ने अलीगढ़ में रिलीज किया था इसको। उसके बाद फिर जब सर सैयद जश्न, अलीगढ़ का जश्न हो रहा था, तो मैंने कहा मेरी एंट्री भी उसमें हो जाए। तो मैंने ये निकाला, अलीगढ़ तहरीक जो है वो दुनिया जहाँ में जारी है। जहाँ पे अलीगढ़ है वहाँ अलीगढ़ तहरीक मौजूद है, और वो उसको फ़रोग दे रहे हैं। मतलब ये कि वो इल्म को आगे बढ़ा रहे हैं। तालीम हासिल करो और अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाओ, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करो, ये उनका मिशन है, जो अलीगढ़, जो सर सैयद का मिशन था। दोस्तों, जब मैं एक किताब देख रहा था, सरमाया फ़िक्रुन नज़र, तो उसमें एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प मालूम हुई कि इन्होंने एमए जो है 2 सब्जेक्ट में किया, अरबी में भी और उर्दू में भी। और हिंदुस्तान के जितने भी उर्दू के हलके में जो एकेडमियाँ या जो तंजीम जो काम कर रहे हैं, सब ने आपको एजाज़ से सरफराज किया है। और मैं देख रहा था कि इनामात और एजाज़ात में ऑल इंडिया मगरबी बंगाल और उर्दू एकेडमी अवार्ड
आपको 84 में, फिर यूपी उर्दू एकाडमी की तरफ से भी मिला हुआ है, बिहार उर्दू एकाडमी की तरफ से, मगरबी बंगाल उर्दू एकाडमी, इम्तियाज़ मीर एकाडमी लखनऊ, नवाब सिद्दीक हुसैन खान अवार्ड भी आपको मिला है, निशान सिपास भी है आपको भोपाल से मिला हुआ है, बिहार उर्दू एकाडमी से मिला है। तो वो इतने इनामात भी आपको मिले हैं कि पढ़ते पढ़ते वह वक्त बहुत गुजर जाएगा। गालिब को भी लेके आपको बहुत दिलचस्पी है और गालिब का मजार भी यहाँ से पास में है, तो मैं कुछ यहाँ बताइए। निजामुद्दीन में रहती थी जी। तो गालिब एकेडमी के फंक्शन में जाया करती थी, जी। वहाँ पे शरीक होती थी जी। और गालिब के मजार पे भी गई। और मैं अंजुमन तरक्की उर्दू की मेंबर हूँ, जी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद जी कुल हिंद जो अंजुमन है जी। ITU पे, जी। उसकी मैं मेंबर हूँ। अभी भी मैं उसके जलसे में आई थी, उसके और उसके बाद ही इसमें शरीक हुई थी मैं उर्दू सहाफत के जलसे में। मुझे मध्य प्रदेश का अक़लियती अवार्ड भी मिला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड 2011 में, जो मेरी किताबों पे मेरी खिदमत पे दिया गया है। ये पहला अवार्ड जब शुरू हुआ था तो मेरा ही इंतखाब हुआ। ये मुझे खुशी की बात है कि मेरी मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुझे अवार्ड दिया। अंजुमन की तो मेंबर हुई। अब कल जो अंजुमन की सदर में वहाँ तय हुआ मजलिस में कि भोपाल के अंजुमन की शाख जो है उसका मुझे सदर बना दिया गया। मुझे बाकायदा उन्होंने लेटर दिया था, फारूक साहब जो सेक्रेटरी हैं, कि आप उसकी सदर हैं और कलीम अख्तर साहब जो हैं उसके सेक्रेटरी हैं। अब वहाँ अंजुमन का काम अंजाम दीजिए, उसको फ़रोग़ दीजिए, तालीम को, उर्दू को, खास उर्दू ही नहीं, उर्दू के साथ दीगर ज़बानों की तालीम भी दीजिए, मगर अवाम को तालीम याफ्ता बनाइए, तालीम की तरफ राग़िब करिए। ये हमारा मिशन। अच्छा, एक सवाल और बताइए, आपके ज़माने में लोग कहते थे कि मैगजीन और अखबारात लोग जो है, प्रिंट मटेरियल जो है उसका मुताला बहुत ज़्यादा लोग करते थे, और आज के जो नौजवान हैं, खासकर चाहे ये बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की भी है, सबकी है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? भाई ये मुसीबत ये है कि आजकल का तो स्टूडेंट भी नहीं पढ़ता, नहीं, मोबाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा। कागज की अहमियत खत्म कर दी, किताबों की अहमियत खत्म कर दी। अब अखबार लोग अखबार नहीं पढ़ते। भाई अखबार देखो, हम मोबाइल पे पढ़ लेंगे। अरे भाई मोबाइल पे क्यों पढ़ लेंगे? किताब किस लिए छप रही है? किताब नहीं पढ़ते, ये बहुत गलत बात है। स्टूडेंट को किताब से जरूर पढ़ना चाहिए, कोर्स की किताबों के साथ दूसरी किताबों से भी इस्तेफादा करना चाहिए, मोबाइल से इतना रब्त नहीं रखना चाहिए। अच्छा, 200 साला उर्दू सहाफत का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जो है उसका सफ़र पूरा हुआ, पूरे मुल्क में उसको लेके जश्न मनाया जा रहा है। आप कुछ कहिए उर्दू सहाफत के बारे में। जी, उर्दू सहाफत ने बहुत खिदमत की है। जी, हिंदुस्तान की आज़ादी में उर्दू सहाफत का बहुत बड़ा रोल रहा है जी, और उसको तस्लीम करना चाहिए। उन लोगों को याद करना चाहिए, उनके नाम आना चाहिए जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। इनामात की या किसकी बात नहीं है, मगर कोई हमारे साथ शरीक है तो क्या वो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाई, सबको बराबर नज़र से देखना चाहिए। सबको बताना चाहिए कि हम सब एक हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक मुल्क है, सबके साथ इकट्ठा है। हमारा जो आईन है वो सबको इज्जत देता है, सबकी मदद करता है। और ये हमारे सहाफत का एक खूबसूरत दौर है जो गुजर गया, और इसको हम आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी रिवायत को, अपने अक़दार को आगे बढ़ाना चाहिए। और उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान से, पंजाबी में भी आप देखिए, उर्दू के कई अखबारात पंजाबी लोग निकालते थे, हिंदू लोग निकालते थे। खुशवंत सिंह उर्दू के लिखते थे। जी, जी, जी। उन्होंने, अगर मुझे याद है तो शिकवा और जवाब शिकवा का भी तर्जुमा किया था अंग्रेजी में। जी, जी, जी। तो ऐसा आसान थोड़ी शिकवा उसका तर्जुमा करना, शिकवा जवाब शिकवा का। इकबाल की शायरी को समझना बहुत मुश्किल काम है जी, उसको अंदर तक डूब के समझना पड़ता है। जी। अच्छा, सियासी बातें तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, क्योंकि आप बहुत तजुर्बा रखती हैं। और कर्नाटका में अभी आपको सुनने में आ रहा होगा कि जब उन्होंने हिजाब को बैन किया, मतलब क्लास में आप पहन के नहीं जा सकते हैं, बाहिजाब या हिजाब पोस्ट जो है लड़कियां नहीं जा सकती हैं, तो उसके पीछे जो दलील दी गई इसको बैन करने के लिए ये है कि इस तरह के कपड़े जो है ना वो सिक्योरिटी के लिए, मतलब तहफुजात के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा होते हैं। कुछ बताइए इसको। ख्वातीन को जिस्म अपना छुपाना ज़रूरी है। जी, देखिए, जहाँ दो किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे, लड़का लड़की मिलेंगे, तो वहाँ खतरा तो है। जी,
ये तो फितरत का वो है, कोई किसी मजहब किसी उससे नहीं है। इसलिए ख्वातीन को छुपाना चाहिए अपने जिस्म को। हाफ स्लीव पहने, बड़े बड़े गले पहने, इतने ऊंचा ऊंचा वो पहने, ये नहीं होना चाहिए। हम इसको तो तस्लीम कर रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं कि हम ये लगा के चलेंगे तो कहते हैं नहीं, ये नहीं, ये आज़ादी पे खलल है। ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी में तो रोक नहीं है। न माँ बाप रोक रहे किसी को। माँ बाप तो अपनी लड़की से कहते हैं जाओ पढ़ो, सर्विस करो। अगर वो मुँह छुपाती है तो इसका अपना फेल है। वो क्यों छुपाना चाहती है? वो देखती है कि दुनिया की नजरें कैसी हैं। माँ बाप को घर बैठे नहीं मालूम कि दुनिया की नजरें कैसी हैं, उसके बदन पे चुपती हुई मालूम होती हैं मर्दों की नजरें। अब कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब जो जदीद ख्याल के लोग हैं, या जो वो कहते हैं कि आपको पर्दे में रखने के लिए समाज ने आपके ऊपर जोर डाला है। आप समाज की जो राय है, जो समाज के तौर तरीके हैं, उसमें गैर दानिस्ता तौर पे आप उसमें डूब गई हैं। आपको आज़ादी के लिए इन सारी चीज़ों को तर्क कर देना होगा। इस तरह की दलील को कैसे कहती हैं? देखिए, तौर तरीके कौन बनाता है? समाज बनाता है जी। हम आप नहीं बनाते, हमारा समाज बनाता चला आ रहा है। और तब्दीली क्या है? ये भी हमारे समाज ने की है। हमारे सामने तो हमारे अपनी हिफाजत है। हम अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? किसी दूसरे से किस तरह बन सकते हैं? आजकल आप सुनिए कि लड़कियों, छोटी छोटी लड़कियों को लड़के बिस्तर पे से उठा के ले जाते हैं। तो क्यों होता है ये? आप अपने बच्चों की जल्दी शादी करिए, उनका घर बसाइए। बच्चों की शादियां 40-40 साल के बच्चे हो जाते हैं, शादियां नहीं करते, तो वो क्या करें? अब वो फितरत से लड़ नहीं सकते। मेरी शादी हुई थी, मैं 18 साल की थी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। मेरे शोहर ने, मेरी पूरी तालीम मेरे ससुराल में हुई। और तो ये तो आपस का ज़हनी हम आहंगी है। आपका शोहर चाहेगा तो आपको पढ़ा देगा, आप चाहोगी तो आप पढ़ लोगे। दूसरे ये कि हमारी भोपाल की मिसाल है, नवाब सुल्तान जहां बेगम 2 साल चांसलर रहीं। वो फरमा रवा थी, वो मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करती थी। वो बुर्का ओढ़ती थी और ऐसा वाला यूँ वाला, उसके बाद ऊपर से नकाब लगाती थी, उसमें आंखें बनी हुई होती थी, गोल टोपी वाला बुर्का जैसा दिल्ली में चलता है। और हाथों में दस्ताने पहनती थी, मर्दों से हाथ में डालती थी। उन्होंने कितने साल हुकूमत की? 1901 से लेके 1926 तक 26 साल हुकूमत की। वो बुर्का ओढ़ के की। उसके बाद जब वो बूढ़ी हो गई तब उन्होंने अपना चेहरा खोला। बुर्का फिर भी पहने रहती थी। क्यों साहब? भोपाल कितना तरक्की कर गया, ये आप किताबों में पढ़िए, तारीख में पढ़िए। उन पर्दे ने तो कोई माने अच्छा, नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मुसलमानों के अंदर में भी कुछ ऐसे जदीद ख्याल के लोग हैं जो ये कहते हैं कि पहले के जो मेरी दादियां थीं और जो मेरी बड़ी बहनें थी और बाजी थीं, वो लोग बुर्का नहीं पहनता था। लेकिन आजकल कुछ मुस्लिम ममालिक में कुछ लोग जा रहे हैं, वहां से देख रहे हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान अब उनकी नकल कर रहे हैं। उनके बारे में क्या जवाब है आपका? नहीं, देखिए, हिंदुस्तानी मुसलमान या पाकिस्तानी मुसलमान की बात नहीं है। असल चीज़ मुसलमान की। अगर आपको पर्दा करना है, आपको अपने इस्लाम पे चलना है, तो हम उसकी पाबंदी कीजिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्दा जो है इस्लाम का, मतलब क्या कहे, बिल्कुल उसका हिस्सा नहीं है। नहीं, कुरान पाक में मौजूद है, इन चादरों को अपने जिस्म के ऊपर फैला लो, अपने जिस्म की नुमाइश ना करो, और मर्दों में खलत मिलत मत हो। अब हमारा माशरा जो है वो औरत मर्द की मुलाजमत की वजह से एक हो गया। वो हमारे अपनी माशी मजबूरी है। तो अगर माशी मजबूरी से हम काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह से हम एक दूसरे पे। जी, सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग मुसलमान के अंदर में जो जदीद ख्यालात से मुतासिर हैं, उनका कहना है कि पहले के ज़माने में बुर्का नहीं पहना जाता था। ये रिवाज 10 साल 5 साल के अंदर में या 20 साल के अंदर में हम बाहर के मुस्लिम ममालिक को देख के कॉपी कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है? मैं आपको बताया ना कि सुल्तान जहाँ जो थी वो 1901 में। आपने अपने ज़माने में हिजाब और बुर्का पहना अपना? ध्यान। और उनकी वालदा जो थी शाहजहां बेगम, वो भी बुर्का पहनती थी। उनकी वालदा जो थी सिकंदर बेगम, वो भी बुर्का पहनती थी। तो बुर्का तो पहनते थे। अब बुर्का कोई चादर ओढ़ लेता, कोई बुर्का पहन लेता। तो बुर्का किसी जमाने का वो नहीं है, ये तो इस्लाम का राइज किया हुआ है, अब बाहर का नहीं है कहीं कुछ। और दूसरे ये कि हमें अपनी हिफाजत करना है। अच्छा, वो कोट पहन के करें, काला बुर्का पहन के करें, चादर ओढ़ के करें, नकाब लगा के करें। लड़कियों को अपनी हिफाजत खुद करना है। और जो आजकल चला है कि भाई उनको जूडो कराटे सिखा दो, ये अच्छा है, मगर जूडो कराटे सिखाना भी हर आदमी
हर लड़की की बस का नहीं है, क्योंकि उसमें पैसे खर्च होते हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे। अच्छा, हुकूमत के लोग अगर आपकी बातों को सुन रहे होंगे, क्योंकि आप इतना तजर्बा रखती हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो आप उनको ये हिजाब के हवाले से कुछ पैगाम दीजिए कि इस पे इतना जो हंगामा खड़ा किया जा रहा है इसकी करने की जरूरत नहीं, क्या कहेंगे आप उनको? नहीं, हिजाब जो है वो कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है, जिसका दिल चाहे वो बांधे, जिसका दिल चाहे नहीं बांधे, मगर जिस्म छुपाना जरूरी है जी। और जो पहन के जाना चाहता है उसमें भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए जी। और जो पहन के जाना चाहे वो जरूर पहन के जाए, उसको रोक टोक नहीं होना चाहिए। जी। हम आप अपनी मर्जी से ये शर्ट पहने, कोई हाफ स्लीव पहनता है जी। तो उसमें अब क्या है। जी। आप बनियान पहन के नहीं आए, बस बनियान पहन के ना आओ, अपने मुहज़्ज़ब लिबास पहनो। आप वो पहन के आ गए, बकी बुकी पहन के आ गए, क्या क्या नए नाम है, तो आधे आधे राना दिख रही हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक यूनिफॉर्म होना चाहिए स्कूल कॉलेज का, वो पहन के आओ। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें नंगा न चाहें तो भाई ये तुम्हारी मर्जी। अच्छा, आजकल आप खाली वक्त में आजकल आप क्या करती हैं? मैं घर में मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, हमारे बच्चे सब अपने अपने अलग अलग जहाँ उनकी मुलाजमतें हैं वहाँ रहते हैं, तो हम दोनों पढ़ते रहते हैं। हमारे अभी भी पढ़ती हैं? जी, यहाँ पढ़ती हूँ। क्या क्या पढ़ रही हैं आजकल, बताइए। मैं अब कैलीग्राफी नंबर निकाल रही हूँ अपने फिक्र आगही का। जी। बैनुल अक़वामी कैलीग्राफी नंबर, कई नंबर जबानों का, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, कोरियाई, अरबी, फारसी, ये सब हमारे बच्चे हमारे उसका साथ दे रहे हैं। वो जहाँ किसी मुल्क में टूर से जाते हैं, वहाँ के कैलीग्राफर से मिलते हैं, उनकी किताबें ला के मुझे दे देते हैं, तो मेरे पास इतनी किताबें जमा है कैलीग्राफी। तो मतलब कैलीग्राफी के ऊपर आप तहकीक कर रही हैं, और बहुत जल्द जो है एक खुसूसी शुमारा कैलीग्राफी के ऊपर आ रहा है। जी हाँ, और उसके अलावा सेमिनार में शिरकत करती हूँ, उसके मज़ामीन लिखती हूँ। अब अंजुमन तरक्की उर्दू से मुझे किताबें आती हैं, इस पर रिव्यू लिखती हूँ, तबसरा लिखती हूँ। अभी भी 10-12 किताबें दी है उन्होंने मुझे। तो मेरा काम तो बस ये है कि वो कुछ थोड़ा बहुत खाना पका लिया 2 आदमियों के लिए, कितना पकता है, और उसके बाद लिखना पढ़ना। जी। और कुछ लोग कहते हैं पढ़ना लिखना बड़ा बोरिंग काम है। हमारा तो रोज का मामूल है पढ़ना लिखना, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में अलमारियों में किताबें भरी हुई हैं। लोग आते हैं तो कहते हैं, किसी ने तो, रिफत सरोज ने तो अपने किताब में लिखा भी है कि रज़िया अहमद का घर नहीं, वो किताबों का घर है, उसमें रज़िया अहमद रहती हैं। दोस्तों, अभी मैं किताबों के घर में हूँ, और आपने देखा कि रज़िया हामिद साहिबा ने कितनी जानकारी हमें दी, और आप देख सकते हैं कि किताबों के ढेर से, मतलब मैं बिल्कुल उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, और उसमें मैं एक तरह से कहें तो मैं दब रहा हूँ। तो आप देखिए कि पूरी जिंदगी इन्होंने इल्म में और आपको ज्ञान को हासिल करने में उन्होंने लगा दी, और ये हम सारे हिंदुस्तानियों के लिए जो मुहिबान उर्दू हैं पूरी दुनिया में जो है, उन सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपने बच्चों का तारुफ तो कराया ही नहीं मैंने। अच्छा, वो भी करा दीजिए जी। एक बस आप जो बोल रही थी उसको ये कर दीजिए। जी हाँ, बस अब 2 मिनट में खत्म हो जाए। हाँ, बोलिए। तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो एटलांटा में है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। उसकी बेटी भी बड़ी हुदा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कर रही है। उससे छोटी बुशरा जो है वो आर्किटेक्चर कर रही हैं। उससे छोटी मेरी बेटी है, सालिया नाम है उसका, वो उसने इंग्लिश में एमए किया है। और उनकी बड़ी बेटी जो है वो लॉस एंजलिस में बिजनेस मैनेजमेंट में कर रही हैं। और उनसे छोटी बेटी जो है वो आर्किटेक्ट किया उसने जामिया मिलिया से, और उनका बेटा जो है उसने एमबीए किया है हमदर्द से। उससे छोटा मेरा बेटा है डॉक्टर सैयद मोहम्मद आसिम, वो क्रिटिकल केयर और एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। उन जितने कोर्स दुनिया में हो सकते थे उन्होंने वो सब कर लिए, और मुझे बड़ी खुशी होती है। उनका बेटा जो है वो अली कासिम, उसने रोबोट इंजीनियरिंग कर रहा है इंग्लैंड में। और उनसे छोटा बेटा जो है मोहम्मद यूसुफ, उसको फुटबॉल से, खेल से ज़्यादा दिलचस्पी है, तो किसी यूनिवर्सिटी में वो खेल के कोर्सेज भी कर रहा है, और वहाँ के किसी फुटबॉल क्लब से ज्वाइन भी किया हुआ है। सबसे छोटा बेटा जो है आतिफ़, सैयद मोहम्मद आतिफ़, वो वर्ल्ड बैंक पे नौकर हैं। उन्होंने एसपीए दिल्ली से आर्किटेक्चर किया है। उनकी एक बेटी है, वो 10वीं में पढ़ती है। और आसिम की एक बेटी भी है, डॉक्टर आसिम की आयशा, वो भी 10वीं में पढ़ती है। इस तरह हमारा ख़ानदान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब तालीम से याफ्ता है।
मतलब आप देखिए कि डॉक्टर रज़िया हामिद जो है, उनके जैसा ख़ानदान अगर हिंदुस्तान में अगर हर हिंदुस्तानियों का हो जाए, हिंदू का हो जाए, मुसलमान का हो जाए, तो भारत कितना आगे बढ़ा। जी, बिल्कुल सही कहते हैं आप। जी, भारत कितना आगे चला जाएगा। और अगर आप उर्दू सहाफ़त, उर्दू अदब, उर्दू पब्लिक कल्चर, सर सैयद अहमद ख़ां, भोपाल, बशीर बद्र, इन लोगों के ऊपर और दिल्ली का जो एक पब्लिक कल्चर है, अगर इसके ऊपर आप तहकीक करना चाहते हैं, तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप डॉक्टर रज़िया ज़रूर मिलिए। अभी तो मैं इनसे यहाँ पे मुलाकात आपको निज़ामुद्दीन वेस्ट में जी ब्लॉक में हाउस नंबर 51 में मैंने आपसे मुलाकात की। अगर कोई आपसे मुलाकात करना चाह रहा, अगर हम लोगों की बात सुने, उसके अपने सवालात हो, कुछ और पूछना चाहता हो, तो कैसे आपसे मुलाकात करेंगे? मैं भोपाल में रहती हूँ, ईदगाह हिल्स पे। ईदगाह हिल्स पे, भोपाल में ईदगाह हिल्स पे। जी, ईदगाह हिल्स पे रहती हूँ मैं। और उर्दू एकेडमी की मेंबर भी हूँ मैं, भोपाल की। उन्होंने अभी मुझे उर्दू एकेडमी ने जो एजाज़ात दिए हैं, उसमें सूरज कला सहाय एजाज़ भी दिया है मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह भोपाल का उर्दू हल्का जो मुझे जानता है। तो एक बहुत ही आसान एड्रेस हो गया कि भोपाल के उर्दू एकेडमी में अगर आप जाएंगी और डॉक्टर रज़िया हामिद से अगर मिलना चाहेंगी, तो लोग आप तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल पहुंचा देंगे। तो किसी भी उर्दू शायर अदीब से आप पूछ लीजिए कि डॉक्टर रज़िया हामिद, तो वो या तो मुझे पहुंचा देंगे, टेलीफोन करवा देंगे, वरना आपसे बात करवा देंगे। जी दोस्तों, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। और मैं मेरी जितनी भी जानकारी थी, जितना मेरा इल्म था, उससे मैंने सवालात पूछे। मैं बिल्कुल बहुत ही आपका ममनून हूँ। बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। और हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से लिखते रहिए और आपकी तहरीर को पढ़ के हम लोग भी पढ़ने और लिखने के तीन जो है हमारा हौसला और बढ़े, और इस तरह से मिल्लत और मुआशरा और भारत का नाम आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे याद किया, ज़रा नवाजी आपकी। मैं तो एक मामूली तालिब हूँ उर्दू की, जामिया से पढ़ा है मैंने। और गोपी चंद नारंगी, मध्य प्रदेश में गोपी चंद नारंगी में अकेली वाहिद शागिर्द। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।